में आके। जी देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार मायावती की राजनीति में कुछ बड़े बदलाव देखने को जरूर मिले हैं। खासतौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से 432 सीटों पर बीएसपी पार्टी चुनाव लड़ती है बिना किसी कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा है काफ़ी लंबे समय से लंबित है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 टर्म की जो सरकार पिछले वक्त में चली है, उन दोनों टर्म की सरकार में इस बात पर चर्चा हुई है लंबे समय से मुस्लिम समुदाय के एक विशेष वर्ग की ये मांग रही है, जिसमें बोहरा समुदाय विशेष तरीके। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम देश की हकीकत में। वक्फ बोर्ड का मुद्दा कहीं ना कहीं फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। इसमें मायावती ने भी अब अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और बीजेपी और कांग्रेस को लेकर फटकार लगाई है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कर रही है बहुत ज्यादा हो रहा है। ऐसे में जो गरीब और वंचित लोग हैं उनको छोड़कर इन तमाम मुद्दों पर बात करना कहीं ना कहीं समाज के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। ये तमाम तरीके का मुद्दा कहीं ना कहीं बार बार उठता हुआ नजर आए, जिसमें चंद्रशेखर आजाद की बात करें, मायावती की बात करें या भारतीय जनता पार्टी, वो इस कवायद में लगी है कि इस बार के उपचुनाव को किस तरीके से साधा जाए। ऐसे में तमाम सवाल बनते हैं। हम अपने न्यूज रूम में मौजूद हैं, हमारे सहयोगी सिराज हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि आखिरकार मायावती भी क्या ट्वीट करके जिस तरीके से बार बार ऐसे मुद्दे उठाती हैं, इसके पहले भी उन्होंने आरक्षण का मुद्दा उठाया था, जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया था, क्या वो इस बार के उपचुनाव को साधने का प्रयास कर रही हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो बी टीम के रूप में मायावती के ऊपर एक इल्जाम लगता हुआ नजर आया, उसमें उनका कोई हाथ नहीं है या फिर वो उस तरीके के फैसले नहीं लेती हैं प्रेशर में आके? जी देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार मायावती की राजनीति में कुछ बड़े बदलाव देखने को जरूर मिले हैं। खासतौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से 432 सीटों पर बीएसपी पार्टी चुनाव लड़ती है बिना किसी कह सकते हैं गठबंधन की, तो कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ता है, जो कि पहले से ही ऐसा लग रहा था। लेकिन इस भयानक हार के बाद मायावती को अब कहीं ना कहीं होश आया है कि जाहिर सी बात है कि सिर्फ बड़ी पहचान होने से या फिर बड़ी पार्टी के साथ होने से चुनावी जंग है उसको जीता नहीं जा सकता। जाहिर सी बात है जमीनी तौर पर लोगों से जुड़े मुद्दे को आपको उठाना होगा और सिर्फ ट्वीट के माध्यम से जिस तरीके से मायावती की जो राजनीति थी वो कहीं ना कहीं अब सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले मायावती कई ऐसे अहम मुद्दे थे जिन पर उनकी जवाबदेही बनती थी, जिन पर उन्हें प्रतिक्रिया जाहिर करनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने चुप्पी साधे रखी और जाहिर सी बात है इसको लेकर के सवाल उठ रहे थे कि आखिर मायावती के मन में चल क्या रहा है। और आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीएसपी का जो जनाधार है उसमें लगातार गिरावट देखने को मिली है, उसके बाद से सक्रियता जो है बीएसपी की काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। मायावती ने सिरे से एकदम कह सकते हैं कि जो जिला स्तर के लोग थे उनमें कहीं ना कहीं बदलाव किया, जो अध्यक्ष थे या महासचिव तमाम जो पद थे पार्टी में उसको कहीं ना कहीं उसमें बदलाव किया और जिस तरीके से मुस्लिम चेहरों पर मायावती ने दाव खेला था उसमें भी कामयाबी नहीं मिली। आपने देखा होगा कि हम सब ये उम्मीद लगा रहे थे कि मायावती भारत में नहीं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी को या फिर इंडिया गठबंधन को बड़ा नुकसान पहुंचा देंगी, दलित जो वोट बैंक है वो उनके साथ रहेगा। लेकिन जब बीएसपी का कोर वोटर इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ा तब मायावती की नींद खुली और मायावती इस बात को बखूबी समझ चुकी हैं कि अब जो है कहीं ना कहीं चुप रहने से जो हमारा कोर वोटर है या जो दलित वोटर है जो हमेशा से सदियों से उनके साथ ही रहा है वो कहीं ना कहीं अब उनको साथ नहीं देगा और मुद्दों पर बातचीत करना बहुत जरूरी बन जाता है। आपने देखा होगा आकाश आनंद के खिलाफ जिस तरीके से मायावती ने एक्शन लिया उसके बाद से विपक्ष उन पर कहीं ना कहीं टिक्का टिप्पणी करने में कामयाब रहता है और सीधे तौर पर उनके ऊपर आरोप लगा कि भाई मायावती इस फैसले से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही है। और जमीनी तौर पर आपने देखा होगा कि ये मुद्दा काफी हद तक जनता कनेक्ट कर पाई और सीधे तौर पर यही वो बड़ी वजह है कि जो बीएसपी का कोर वोटर है वो भी इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आया। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी भी पार्टी से मायावती गठबंधन नहीं करती है, लेकिन दक्षिण भारत में बीआरएस के साथ उनका गठबंधन करना ये साफ तौर पर दर्शाता है कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी कमजोर थी और यही वो बड़ी वजह थी कि तमाम जो क्षेत्रीय दल थे उनके साथ गठबंधन करके मायावती जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के वोट बैंक को प्रभावित करना चाहती थी। लेकिन ये तमाम जो दांवपेच हैं वो कह सकते हैं कि नाकामयाबी का सामना करना पड़ा और ये जमीनी तौर पर फेल होते हुए नजर आए और यही वो बड़ी वजह है कि मायावती अब पूरी तरीके से हर मुद्दे पर सक्रिय नजर आ रही है, चाहे वो देखा होगा अपने अयोध्या कांड को लेकर के हो या फिर जिस तरीके से आज यहाँ पर बस वो ट्वीट के
के माध्यम से ही अपनी बात रख रही हैं, ना कोई रैली कर रही हैं, ना कोई जनसभा कर रही हैं, तो उससे क्या उनकी पार्टी को जनाधार मिल जाएगा जो खोया हुआ। वहीं चंद्रशेखर आजाद की बात करें, लगातार समाज में जाते हैं, लोगों के मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार दिक्कतें क्या है। वहीं मायावती बस ट्वीट कर देती हैं, तो उससे क्या लगता है कि जी देखिए, मायावती का भले ही बीएसपी पार्टी का जो जनाधार है उसमें लगातार गिरावट देखने को मिली है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में आज भी मायावती दलितों के बीच एक मसीहा के रूप में जरूर है। और मायावती का आवाज आना या यूं कहें कि प्रतिक्रिया आना अपने आप में एक बड़ी बात है। और दलितों के बीच जिस तरीके से मायावती ने तमाम राजनीति की है, या अल्पसंख्यक समाज खासतौर पर मुस्लिमों को लेकर के जिस तरीके से मायावती ने राजनीति साधी है, आप उनकी सियासत को देखेंगे तो जाहिर सी बात है अब उसी कवायद में जुट गई है। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार की बात करें या फिर तमाम और देश के राजनीतिक कह सकते हैं राज्यों की बात करें, तो वहां पर युवा चेहरे काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा लालू प्रसाद यादव ने अपनी विरासत जो है वो तेजस्वी यादव के हाथों में सौंप दी है। वहीं बात करें हम कह सकते हैं कि सोनिया गांधी की, तो राहुल गांधी उनकी कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर अखिलेश यादव देखा होगा आपने किस तरीके से सक्रियता जो है निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आकाश आनंद जो है वो राजनीतिक रूप से एक्टिव है बीएसपी पार्टी के लिए, और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं पार्टी का कोऑर्डिनेटर, और जिस तरीके से उनको तमाम जो पद बीएसपी पार्टी की तरफ से दिए गए हैं, मायावती ने दोबारा जो है लोकसभा चुनाव के बाद उनके ऊपर भरोसा जताया। आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अपने भतीजे जो है अभिषेक बनर्जी के हाथों में सौंप दिया। तो जाहिर सी बात है कि ये तमाम जो चेहरे हैं ये कहीं ना कहीं इस बात को बखूबी समझते हैं कि हमें जमीनी तौर पर उतरना होगा, चुनाव जीतना है। तो अब वो दौर थम चुका है जब कहीं ना कहीं सिर्फ बयानबाजी करके चुनाव जीता जाता था। अब जो है बड़े आंदोलन करने पड़ते हैं, जमीनी तौर पर एक्टिव होना पड़ता है और लोगों के मुद्दे को उठाना पड़ता है। और जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के मायावती ने ये बड़ा फैसला जरूर लिया कि आकाश आनंद जिस तरीके से आक्रामकता है, जिस तरीके से उनका आक्रोश नजर आता है उनके भाषणों में, वो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए उन पर जो है दोबारा भरोसा जताया और उन पार्टी की कमान उनके हाथ में सौंपी है। और जाहिर सी बात है इसमें कई बड़े बदलाव भी देखने को मिल रहे थे। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई दलित समाज जो है पकौड़े तलने के लिए पैदा नहीं हुआ, दलित समाज को रोजगार चाहिए, और ये मुद्दा जो है काफी ज्यादा एक्टिव होता हुआ नजर आया था। और आकाश आनंद ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला था कि ये बुलडोजर की सरकार नहीं, आतंकवादियों की सरकार है। उसके बाद से आपने देखा होगा कि मायावती उनके खिलाफ जो है एक्शन ले लेती है, और उसके बाद से लगातार ये सवाल उठते हैं कि भाई मायावती ने आकाश आनंद के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया। उसके बाद से आपने देखा कि लोकसभा चुनाव के बाद फिर से पार्टी की जो जिम्मेदारी है आकाश आनंद के हाथ में आ जाती है, और यही आक्रामकता जो है देखने को मिलती है। और इसका परिणाम ये होता है कि बीएसपी पार्टी के जितने भी समर्थक हैं या फिर उनके जो वोटर्स थे, आकाश आनंद की भाषणों को काफी गौर से सुन रहे थे, और उनकी मांग जो है लगातार बढ़ रही थी। और मायावती जिस तरीके से अपने भाषण देती है या पहले जिस तरीके से दिया करती थी, उससे भी ज्यादा आक्रोशित जो और उनका जो रवैया है, जो एटीट्यूड है, उसमें काफी ज्यादा, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आकाश आनंद की मांग जो है लगातार बढ़ती हुई नजर आती है। और इसी वजह से मायावती ने फिर से आकाश आनंद को आगे कर दिया है। जी, एक बार फिर से मायावती ने आकाश आनंद को आगे जरूर किया है, लेकिन क्या उनके माध्यम से वो खोया हुआ जनाधार, वो सारे वोटर्स को फिर से अपनी तरफ कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन उसके साथ ही अगर देखा जाए तो मायावती अब जिस तरीके से मुद्दे उठाती हुई नजर आ रही हैं, इसमें अगर वक्फ बोर्ड की बात किया जाए तो उसको लेकर क्या राजनीतिक असर पड़ने वाला है, और हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति हो रही है उसको लेकर किस तरीके से आने वाले दिनों में जिस तरीके से सियासत हो रही है उसका फायदा किस पार्टी को होगा, ये भी जानना दिलचस्प होगा। हमारे साथ दिनेश जुड़े हुए हैं, दिनेश से जानेंगे कि आखिरकार दिनेश ये जो तरीके से वक्फ बोर्ड का मुद्दा निकल कर सामने आ रहा है, ये इसमें कोई राजनीतिक लाभ हो सकता है या फिर एक जेन्युइन मुद्दा है जिसको मायावती हो, अखिलेश यादव हो, वैसी हो, तमाम ऐसे जो नेता हैं उठाते हुए नजर आ रहे हैं, इसके पीछे क्या मतलब वजह हो सकती है, क्या राय है आपकी? हाँ, देखिए यहाँ पर वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा है काफ़ी लंबे समय से लंबित है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 टर्म की जो सरकार पिछले वक्त में चली है, उन दोनों टर्म की सरकार में इस बात पर चर्चा हुई है लंबे समय से मुस्लिम समुदाय के एक विशेष वर्ग की ये मांग रही है, जिसमें बोहरा समुदाय विशेष तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री से मुलाकात करता हुआ भी नजर आया था। इसके साथ साथ महिलाओं के जो अधिकार हैं उनको लेकर ये मांग थी कि जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें महिलाओं को यहाँ पर उनकी भूमिका निर्धारित की जाए, उनको रिजर्वेशन दिया जाए, और इसके साथ साथ जो परिसंपत्तियां थी जिनको लेकर के अवैध तरीके से तमाम वो परिसंपत्तियां जिनमें जो है कोर्ट भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता, और जिस पर इमरान मसूद जो हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से जो सांसद हैं, उन्होंने कहा कि तमाम मदरसों का जो संचालन है वो वक्फ बोर्ड के द्वारा किया जाता है। तो ऐसे में अब आने वाले वक्त में ये परिवर्तन करने से, संशोधन करने से जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां होंगी उन संपत्तियों पर मदरसों का, मस्जिदों का निर्माण किया जा सकेगा। कोई ऐसी संपत्तियां इसमें शामिल नहीं की जा सकेंगी आगे आने वाले वक्त
वक्त में यदि ये कानून जो है जेपीसी को ट्रांसफर किया गया है और वहाँ से यदि अप्रूवल मिलता है तो फिर ये एक संशोधित कानून जो है वो बन जाएगा और उसके बाद वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आने वाली तमाम संपत्तियां हैं उनको रिमार्क करेगा। सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी बनाने की मांग की जा रही है जो उसके उन पूरी परिसंपत्तियों को रिमार्क करके और ये निर्धारित करेगी कि कौन सी संपत्तियां यहाँ पर जेन्युइन तरीके से जो है वक्फ बोर्ड के अधिकार के अधीन आती है और किन संपत्तियों पर अतिक्रमण के जरिए यहाँ पर जो है तमाम निर्माण कार्य किए गए हैं। तो ऐसे में महिलाओं की बातों को सुनने के लिए सरकार ने कहीं ना कहीं एक समानता का अधिकार है उसका पालन करते हुए फैसला लिया है। दूसरी तरफ देखा जाए तो राजनीति में विपक्षी दल जो है वो सरकार के तमाम फैसलों का विरोध करते हैं और इस संशोधित बिल पर भी विरोध जताया जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये पार्टिकुलरली मुस्लिम समुदाय का मुद्दा है और इस पूरे मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो फैसले ले रही है वक्त के अनुसार संशोधन होने चाहिए थे क्योंकि लंबे समय से वक्फ बोर्ड की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे थे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से दिनेश ने बताया कि ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है ही नहीं, कहीं ना कहीं सरकार जो फैसला ले रही है समानता के लिए ये ऑर्डर जो उन्होंने पास किया है वो एक फैसला लिया जा रहा है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं समुदाय का सांप्रदायिक मुद्दा बनाकर वोट मांगने की कोशिश जो राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं कहीं ना कहीं समाज में एक गलत मैसेज भेजने का काम कर रहा है। ऐसे में मायावती ये प्रूव करने की कोशिश कर रही है कि वो अकेले खड़ी हैं और तमाम उन मुद्दों के लिए आवाज उठाती हैं जो आजकल समाज में चल रहे हैं। ऐसे में किस तरीके से इस बार के उपचुनाव में उनकी रणनीति रहने वाली है, क्या भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव को समर्थन करते हुए नजर आएंगी या फिर पिछले लोकसभा चुनाव की तरह अकेले ही तार ठोकेंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।